हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पेशल नॉन स्टॉप क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं हिस्टोलॉजी का पार्ट 4। ठीक है, ये जो हिस्टोलॉजी का लास्ट सीरीज़ रहेगा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो संभवतः 2025 की एग्ज़ाम में लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल से, ठीक है, उसी के आधारित पे हम लेके आए हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी का सीरीज़ 4। और इससे पहले अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि अभी हम लोग जो सीरीज़ चल रहा है वो क्लिनिकल पैथोलॉजी का चल रहा है, जिसमें हम यूरिन और स्टूल डिस्कस कर चुके हैं। अभी सीमेन और CSF जैसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक अभी लेके आने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज हिस्टोलॉजी के सीरीज 4 के साथ। तो जैसे ही डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आता है तो सभी लोग कमेंट्स करना है। चलिए, सभी को आंसर ज़रूर करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सभी लोग आंसर ज़रूर करें कि आर द मेटल मोल्डेड यूज्ड फॉर एम्बेडिंग एंड मेकिंग पैराफिन ब्लॉक। ठीक है, जो टिश्यू के जो ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, हम एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग किससे करते हैं? हम पैराफिन से करते हैं। पैराफिन क्यों करते हैं हम? ताकि टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड हो और वो सही शेप में कट सके। अकेला टिश्यू का हम लोग काटेंगे तो उसका वो प्रॉपर तरीके से कट नहीं हो पाते, इसलिए हम उसको हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं पैराफिन वैक्स को। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग देखो, कोई भी हम लोग एक ईंट बनाते हैं तो गीली मिट्टी एक सांचे में डालते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो एक सांचा होता है वो किसका बना होता है, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पूछी गई है, ठीक है। अधिकतर हम कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो एक प्रॉपर उसका सांचा होता है, ठीक है। तो ईंट भी बनाते तो ईंट के लिए एक सांचा होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम जो पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग एक ईंट के शेप में ऐसा, ठीक है, वो एक शेप बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, तो उसके लिए एक सांचा होता है। तो उसी सांचे को क्या कहते हैं? तो इसमें सारे के सारे देखो कितना डिफ़िकल्ट तरीके से दी गया है। उसमें सीधा सिंपल दिया होता है एल मोल्ट, ठीक है। वो क्या लिखा होता है, लेकिन एल मोल्ट यहाँ पर मैंने उसका पूरा नाम डाल दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो सिंपल पूछा गया था कि जो ब्लॉक बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एम मोल्ट, एल मोल्ट, बी मोल्ट, इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन हम उसी को कन्वर्ट करके जो एल मोल्ट, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा ट्रिकी तरीके से एक आगे लेवल का बता दिया है, ठीक है, कि इस तरीके से आएगा तो आप उसको किस तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये वही सांचा है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे लिक्विड म्यूकोल्ड, ल्यूमिनस मोल्ड, ठीक है, या लिएस्टर मोल्ड या ल्यूकार्ट मोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर क्या आने वाला है? सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करने में कसर ना करें। अच्छा लगता है आप लोग रिस्पॉन्स करते हो तो, क्योंकि हम इतनी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है, संभवतः। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी, इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग सही, क्योंकि स्पेलिंग सही पूछे जाते हैं अधिकतर, ऐसे हिंदी में भी आते हैं, हिंदी में भी एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे सदाचार, शिष्टाचार, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द आते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल की बात करें तो उसमें भी एक सिमिलर चारों ऑप्शन होते हैं, लेकिन उनमें कुछ मात्राएं गलती कर दी जाती है। तो हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हर साल ये इस तरीका से क्वेश्चन हर साल आया हुआ है। तो ठीक है, तो हिंदी की भी आप तैयारी कर ले, कुछ ऐसे 10 वर्ड ऐसे यूज़ कर ले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदाचार, समाचार, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ठीक है, ऐसे सार्वभौमिक, सर्वाधिक, महत्वपूर्ण, ऐसे शब्द आप नोट कर ले तो हिंदी में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और एक और क्वेश्चन आते हैं जैसे कि टेलीविजन का जैसे कि मोबाइल का संबंध किससे होगा? हमारा बैटरी से, ठीक है। तो इस तरीके से तो किसी और का संबंध बता देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी कवर कर लेना है, क्योंकि हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकार का मैं इसको लेके आया हूँ। तो इसमें भी देखो चारों सेम है, लेकिन जो डी वाला है ल्यूकार्ट मोल्ट, ये इसका राइट नाम है। इसको सिंपल में पूछते हैं हम लोग एल मोल्ट बोलते हैं, ठीक है। एल मोल्ट एल शेप में होता है वो, इसलिए उसका नाम दे दिया एल मोल्ट। तो उसका जो पूरा नाम होता है ल्यूकार्ट मोल्ट।
ठीक है। तो आप इसी तरीके से अच्छे तैयारी करें, खूब अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को व्यू कर चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं है, जो उसका लेवल वो 76% है, ठीक है। विदाउट सब्सक्राइब के ही वॉचिंग हो रहे हैं, तो कृपया करके उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है, क्योंकि हम एक से बढ़कर एक वीडियो लेके आने वाले हैं। चलिए इसमें बताएंगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग फिक्सिटी के रूप में किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखो एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते ही है। हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के फिक्सिटी होते हैं, न्यूक्लिक फिक्सिटी और साइटोप्लाज्मिक फिक्सिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन, ठीक है, ब्योनिस फ्लूइड्स, कॉर्नी फ्लूइड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कोई स्पेशल नहीं पूछा है, ना तो न्यूक्लियर पूछा है ना ही साइटोप्लाज्म पूछा है, ठीक है। एक दिमाग वाली बातें हैं, दिमाग वाली बातें, जैसे कैंपी फ्लूइड आता है, तो कैंपी फ्लूइड क्या होता है, बाउंस फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। जो हमारा रूटीन यूज़ होता है, हमारा जो एक रूटीनली यूज़ होता है हिस्टोलॉजी में, वो कौन सा होता है, 10% फॉर्मेलिन। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, 10% फॉर्मेलिन, 10, और जो क्या होता है, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। तो इसमें सभी एक ही नाम में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन, जो कि हम लोग रूटीन हिस्टोलॉजी में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, रूटीन नहीं वर्ड इंक्लूड किया उसमें, ठीक है। रूटीन अगर इंक्लूड करता तो हमारा ए आंसर होता है। बाउंस फ्लूइड हमारा न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, कॉर्नी फ्लूइड्स भी, ये भी न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं पूछा गया, सिर्फ फिक्सेटिव पूछा गया, तो ये सारे के सारे हमारे फिक्सेटिव हैं, ठीक है। तो इसका डी इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसका डी इसका राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके से पढ़ना है, सोचना है। देखो ये कंफ्यूजन करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं और हम उनको नकार नहीं सकते, ठीक है। वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग नकार नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते, हम मज़ेदार लेके आए हैं, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट से। बस चलिए देखो, ये मैंने कल परसों ही बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि व्हाट शुड बी द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू एंड फिक्सेटिव। देखो कितना मोस्ट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम लोग, और इसके बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर का रेशियो है बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, बाकी आप तो पैसे देकर पढ़ते हो, यहाँ पर आपको फ्री में वो चीज़ें करवाई जा रही, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, इतनी मानवता तो आप दिखाई सकते हो, ठीक है। हर जगह आपको ये सारी वो जो चीज़ें आपको को पैसे दे के नहीं मिल रही है, वो आपको एक फ्री में मिल रही है, एक सपोर्ट के ज़रिए, ठीक है, एक सपोर्ट के तौर पे। तो हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि बच्चे हमसे पढ़ रहे और जुड़ रहे, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, तो वो हमें बहुत ही हमें उत्साहित करता है, ठीक है, उत्साहित करता है और अच्छे से अच्छे करने की, ठीक है, हिम्मत देता है हमें। एनर्जी है, ये जो आपका सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक है ना, ये जो हमारी एनर्जी है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। तो हमारी एनर्जी को बढ़ाओ, हम आपको सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे, ऊतक की मात्रा और फिक्सेटिव के बीच में का जो अनुपात क्या होना चाहिए, 1:5, 1:10, 1:20, 1:100, ठीक है। कितना टिश्यू होना चाहिए और कितना रेशियो हमारा फिक्सेटिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो ये चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चरों में पूरे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, सारे के सारे चीज़ें एक्सप्लेन की थी मैंने, ठीक है। और जिन्होंने देखो हीमेटोलॉजी की बात हो रही है, तो हीमेटोलॉजी में एक से बढ़कर एक हमने टॉपिक अपलोड किया है, और सारे के सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक के लेवल का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, एक से बढ़कर एक वीडियो है। तो आप अगर देख लोगे तो हीमेटोलॉजी में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर ही पूछने वाला है, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में आप चैनल को विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है। बस आप पढ़ते रहो और सपोर्ट करते रहो, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के रूप में आप हमें एनर्जी प्रोवाइड करो। चलो इसका आंसर बताओ, ऊतक की मात्रा और फिक्सेटिव के बीच में का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, फटाफट कमेंट्स करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो इसको उल्टा पुल्टा करता है, इसमें पहले इसमें टिश्यू पूछा और बाद में फिक्सेटिव पूछा है, तो ध्यान रहे ये गड़बड़ी करते हैं जो एग्जामिनर है, ये गड़बड़ी हमेशा करते हैं। हम सीधा पढ़ के जाते हैं और वो उल्टा पूछ के आते हैं, तो पहले वो फिक्सेटिव पूछ सकता है तो और बाद में टिश्यू पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा होता ही है, कई सब्जेक्ट में ये चीज़ें गड़बड़ी होती है और हम लोग उसको गलत करके आते हैं और हम फिर बोलते हैं कि नहीं इसका आंसर तो यही था, लेकिन हम गलत रहते हैं। हम एग्जामिनर को हम 100% राइट मान कर चलते हैं, हम ऑब्जेक्शन के लिए के भी करेक्शंस के लिए भी लगाते तो वो हमारे करेक्शन ठीक नहीं होते। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है,
ठीक है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होते, ठीक है, एक आध दो तो होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर बताएंगे रेशियो क्या होगा। तो मैंने डिस्कस किया था मैंने प्रीवियस लेक्चरों में, जो हिस्टोलॉजी का जो स्टार्टिंग में मैंने डाला था, और सारे के सारे एक हेल्प के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्लिनिकल पैथोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, माइक्रोबायोलॉजी की, हिस्टोलॉजी की और प्रीवियस पेपरों की भी अलग से मैंने बना दी है, ठीक है। सबकी प्लेलिस्ट में आप जाके अलग अलग देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला ये चैनल। तो इसका मैंने क्या बताया था कि 1% अगर टिश्यू है तो उसका 20% उसका क्या होना चाहिए, फिक्सेटिव, ठीक है। 1 पार्ट अगर हम टिश्यू है तो उसका 20 गुना, ऐसा बोल सकते हैं 20 गुना क्या होना चाहिए हमारा, फिक्सेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़े तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सी 1:20। अगर इसका आगे पीछे भी करता तो ध्यान रखना है, पढ़ना आपको क्या दिमागी तो लगाना है, रटना नहीं है। टिश्यू और फिक्सेटिव का आगे पीछे कर दिया तो 20:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से तैयारी करें, हम तो आपके साथ ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। व्हाट इज द यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ द कमर्शियल फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की सामान्यता एकाग्रता क्या है, 7 to 10%, 17 to 27%, 37 to 40% या 40 to 50%। सभी लोग इसका आंसर फटाफट करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का परसेंटेज पूछा गया इसमें, कितना जो कमर्शियली अवेलेबल होता है। हम लोग तो 10% फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो रियल परसेंटेज कितना होता है, यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ कमर्शियली जो मार्केट से हम लोग लेके आते हैं फॉर्मल्डिहाइड, उसका पूछा है, ना कि 10%। अगर 10%, ठीक है, उसका पूछा है। हालांकि हम लोग जो रूटीन में हम लोग फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो मार्केट से कितना मिलता है कमर्शियली, कितना बनाया होता है वो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। देखो खुद से आंसर करना सीखो तो देखो बहुत फ़ायदा होता है। आंसर आप जितना आप कमेंट्स करोगे उतना ही आपको आपका जो दिमाग होता है वो डेवलपमेंट होता है, आगे सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है कि मैंने राइट कर दिया, रोंग कर दिया, चलो रोंग कर दिया यार, चलो मैं इसको ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो जो आपकी जो क्यूरी है वो डाउट आएंगे आपके यहीं पर क्लियर होंगे। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका सी इसका राइट आंसर होगा 37 से 40%, ठीक है। जो मार्केट में फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल होता है वो 37 से 40% अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से आप इसको पढ़े वो समझे और कमेंट्स करते चले। चलिए विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। चलिए नैदानिक अभ्यास में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला फिक्सेटिव कौन सा है, 10% बफर्ड फॉर्मेलिन, जेंकर फ्लूइड्स, बोन्स फ्लूइड या कोरोनाइज फ्लूइड, ठीक है। मोस्ट कॉमनली बोल दिया उसमें फिक्सेटिव क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हम लोग, ठीक है, जो हम डिसेक्शंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे डिसेक्शंस होता है ना, या मर्चुरीज होते हैं या बायोप्सी होती है, जो भी चीज़ होती है मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा फ्लूइड यूज़ किया जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर नहीं कर पाओगे तो फिर तो बात ही कुछ गलत हो जाएगी, इसके मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। इसका आंसर आप अगर रोंग करते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया था कि हम मोस्टली कॉमनली फिक्सेटिव, यहाँ पर वही तो पूछा है, कॉमनली मोस्ट कॉमनली फिक्सेटिव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 10% फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, क्योंकि वही सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है, ठीक है। 10% फॉर्मेलिन ही सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है, ठीक है। अभी उसमें पूछा गया कि इसका जो मार्केट में कितना मिलता है, मार्केट में तो 37 से 40। तो इस तरीके से सभी तरीके से पढ़ के रखें। चलिए इसका आंसर सभी लोग करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेनिंग टेक्निक इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धुंधला तकनीक है। धुंधला मतलब वही स्टेनिंग को धुंधला बोलते हैं, ठीक है, गंदा बोलते हैं, धुंधला बोलते हैं। तो कौन सा, पेप्निकुलर स्टेंस, एचएनडी स्टेंस, सुप्रावाइटल स्टेंस या एबी स्टेन, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करेंगे।
साइटोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है। हड़बड़ी नामा चाहे हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे तो हिस्टोलॉजी में जो हमने पढ़ा वो फटाफट डाल दे, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सोच समझ के आंसर करें, ठीक है। नीचे से देखेंगे एफ बी स्टैंड, हम डी को कैसे नकारते हैं, नकारना सीखो हमेशा, ठीक है। जब हम एग्जाम में बैठो ना तो पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ बैठो, ठीक है। हम जब एग्जाम में बैठते हैं, आप बैठोगे तो एक पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ में देखना, और जो आपके सामने डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ चीज़ें नकारने की कोशिश करना, इससे भी आपके राइट आंसर होने के फुल चांसेस होते हैं, ठीक है। तुक्का मारना भी एक नकारना के बराबर होता है। नकारो इसको कि यार ये तो नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो पड़ी हुई रहती है। तो जैसे एफ बी स्टेंस हम जड़न स्टेंस के रूप में भी जानते हैं इसको, और ये हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्पुटम में टीबी का बैक्टीरिया को देखने के लिए करते हैं, तो इसको हम नकार सकते हैं। सुप्रावाइटल स्टेंट रेटिकुलोसाइट के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। एच एंड ई स्टेंट ये तो हिस्टोलॉजी में करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइटोलॉजी में पूछा तो पेप्निकुला स्टेंट इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। इस तरीके से तैयारी करो, खूब अच्छे से तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। चलिए इसका आंसर बताएंगे। बोनिस फ्लूइड इज येलो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, उपस्थिति के कारण, ठीक है, बोनिस द्रव पीला है, क्लोरोफॉर्म के कारण, पिक्रिक एसिड के कारण, फॉर्मेल्डिहाइड के कारण, या आयोडीन के कारण, ठीक है। तो फटाफट इसका बनाएंगे। जो बोनिस फ्लूइड होता है वो येलो कलर का दिखा देता है, क्योंकि बोनिस का मतलब फिक्सेटिव, ये न्यूक्लियर फिक्सेटिव है। तो फिक्सेटिव आपने देखा होगा ना, हरे हल्के हल्के थोड़े से पूरे पीले टाइप के दिखाई देता है। तो जैसे हम सैंपल को भी कई दिनों से के लिए रखते हैं, ठीक है, जैसे सालों महीनों के लिए, तो वो पीला पीलापन बना रहेगा, वो एक ही कलर का, बस पीला येलो हल्का सा ब्राउन येलो कलर का वो बना रहेगा कई सालों तक। तो वो किसके कारण होता है? क्लोरोफॉर्म के कारण, पिक्रिक एसिड के कारण, फॉर्मेल्डिहाइड के कारण, या आयोडीन के कारण, ठीक है। बोनिस फ्लूइड क्या हमारा ये न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, ठीक है। इस तरीके से देखना है। तो चलो इसके राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी, पिक्रिक एसिड के कारण ये येलो कलर का देखा होता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंस होता है? पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड के कारण ही इसमें येलो कलर का बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चन से ऐसे, और ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे तो और क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ। ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इज, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जेंकर फ्लूइड्स, ठीक है। बाकी मैंने बताया था बोनिस फ्लूइड्स का, कॉर्नी फ्लूइड्स का, केम्पी फ्लूइड के, ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें बताई थी। तो सबके मैंने बताया था कि 5 आप ऐसे जो फ्लूइड्स है, 5 ही तो है मेन, तो उसके कंपोनेंट्स जरूर पढ़ लें। मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या सोडियम सल्फेट, या ऑल ऑफ द अबव। जेंकर फ्लूइड की बात कर रही है, तो जेंकर फ्लूइड में मर्क्यूरी तो बिल्कुल रहता है, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट रहता है। तो इसकी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए डी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो लिख लोगे, नोट कर लो इसको, जेंकर फ्लूइड का यहीं के यहीं मिल रहे हैं, बने बनाई चीज़ें मिल रही है। चलिए इसका आंसर सभी लोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड में बी यूज्ड फॉर डिकैल्सिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का उपयोग डिकैल्सिफिकेशन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड, 5% नाइट्रिक एसिड, या 20% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या 30% फास्फोरिक एसिड, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन की बात कर रही की जा रही है इसमें, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन आप जानते ही हो, जो कैल्सीफाई, या कैल्सीफाई बोल सकते हैं, कैल्सीफाई टिश्यू बोल सकते हो, या बोनी टिश्यू, क्योंकि बोन्स के अंदर तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से, ठीक है। तो आपके डिकैल्सीफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि वो सॉलिड कैल्शियम क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको डिकैल्सीफाई करेंगे तब तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया ना, आस्थि उपास्थि, आस्थि में 100% कैल्शियम होता है, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उपास्थि में उसका जो परसेंटेज होगा कम होता है थोड़ी, इसलिए उपास्थि एकदम कार्टिलेज लचीली होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, डिस्कस की थी। तो यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, डिकैल्सीफाई एजेंट कौन सा है। तो आपको जरूर पढ़ना है टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करना, वो भी बोनी टिश्यू, हर एक टिश्यू में तो कैल्शियम होगा नहीं, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी, इसका राइट आंसर है नाइट्रिक एसिड, 5% नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नोट कर लो इसका डिकैल्सिफिकेशन एजेंट क्या है हमारा, 5% नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो देखो कितने मज़ेदार क्वेश्चन है।
और सोचो अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना तो फिर तो बातें अलग हो जाएगी। फिर वो किस लेवल का पूछ रहा है, लेकिन आज तक तो यही सारी चीज़ें पूछते आया है। चलिए इसका आंसर सभी लोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज टू इलेक्ट्रोलाइट मेथड फॉर द डिकैल्सिफिकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एसिड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक विधि में डिकैल्सिफाई से किया जा सकता है? फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिडिक एसिड। ठीक है, तो अब इसका आंसर भी नाइट्रिक एसिड नहीं लगाना है। अभी हम लोग डिकैल्सिफाई एज ए नाइट्रिक एसिड लगाया है, लेकिन उसका जो ठीक है वहाँ पर वो डिकैल्सिफाई की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मेथड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट मेथड है उसमें का पूछा है। ठीक है, तो ये हल्का सा हम लोग ये गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको साथ में लेके आया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे साथ में आते हैं, 100% आते हैं, सभी एग्जामों में आते हैं। 2 क्या 3 क्वेश्चन तक देते हैं, एक जैसे क्वेश्चन हो, कभी कभी उसका आंसर एक ही भी होता है। ठीक है, लेकिन वो कन्फ्यूजन करने के लिए देता है। ठीक है, कि हम ये 2 में से 3 में से 2 तो गलत कर ही देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फॉर्मिक एसिड है वो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप जानते हो आयन और धनायन, तो उसमें क्या करते हैं, एक मतलब जो उसमें आयन प्रेजेंट होंगे तो वो कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन होंगे उसको वो अपने आयन की तरफ वो खींच लेगा। ठीक है, अपने रोड की तरफ खींच लेगा, तो वो ऐसे ही वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़े इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। उसमें 2 रोड्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो हमारे सॉल्यूशंस के अंदर जो आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो जो धनायन होंगे वो ऋणायन की ओर गमन करेंगे। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव की ओर जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव रोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सारी चीज़ें होते हैं। तो डिकैल्सिफाई, अब कैल्शियम कौन सा आयन होता है आप जानते हो। ठीक है, कैल्शियम पॉजिटिव धनायन या ऋणायन है, तो आप जानते हो अगर वो धनायन है तो वो ऋणायन रोड की तरफ जाएगा, और अगर वो ऋणायन है तो वो धनायन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वो फॉर्मिक एसिड उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी करने के लिए फॉर्मिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ा होगा। चलिए टिश्यू प्रोसेसिंग रिमूव कैल्शियम फ्रॉम कैल्शिफाइड टिश्यू आर नोन एज। ठीक है, ऊतक प्रसरण को हटाने वाले कैल्शियम को कैल्शिफाइड टिश्यू से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करना, जो कैल्शिफाइड टिश्यू है या बोनी टिश्यू है, अभी हमने डिस्कस किया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू को कैल्शियम से टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करना, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिफिकेशन, ठीक है, या डिकैल्सिफिकेशन या कैलकुलाई। तो अभी हमने बताया था कि कैल्शियम से, ठीक है, या टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीकैल्सिफिकेशन। बाकी तो ठीक है, रिकैल्सिफिकेशन क्यों करेंगे हम, वापस उसमें कैल्शियम क्यों डालेंगे। रिकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है वापस, जैसे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है टिश्यू से वाटर को रिमूव करना, और रिहाइड्रेशन का मतलब होता है जो टिश्यू सुकड़ जाते हैं बाई चांस, जो एयर के कंडीशन के कारण वो पिचक जाते हैं, उसमें हम डबल से उसमें हमें क्या वाटर को करना पड़ता है। ठीक है, पानी उसमें डालना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिहाइड्रेशन। ठीक है, जैसे हम ORS, हमारी बॉडी, जैसे किसी को उल्टी दस्त हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है ना, फिर उसको हम लोग ORS देखते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वापस से रिहाइड्रेट हो जाती है। पिलाते कि नहीं, हम लोग पीते हैं ना, ORS पीते हैं। ठीक है, तो वो क्यों पीते हैं, ताकि हमारे बॉडी में पानी का ऑब्जर्प्शन और अच्छे से हो गया, हमारी बॉडी में पानी का जो लेवल है वो बना रहे, इसलिए हम ORS पीते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को रिहाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ तो टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करना होता है, तो वो डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखो, ये क्वेश्चंस इस तरीके के कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, हर साल आ रहे हैं और संभवतः आएंगे भी। द सेक्शन कटिंग मशीन फ्रोजन टिश्यू इज नोन एज। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि जो टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए हम लोग माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोटोम का। तो हम एक लेवल आगे बढ़ के वो पढ़ते हैं कि
कि जो फ्रोजन सेक्शन है या फ्रोजन टिश्यू है, फ्रोजन मतलब जो फ्रीज में रखे टिश्यू, जैसे हम कुछ कारणवश जैसे कि हमें हमारे कुछ यहाँ कुछ या किसी भी के कारण हम लेट लपीते हो जाते हैं तो हम उसको फ्रीजिंग कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है ना, तो हम उसको फ्रीजिंग कर देते हैं। तो उस फ्रीजिंग टिश्यू को काटने के लिए किस माइक्रोटोम का यूज़ किया जाता है, तो वही सारी चीज़ें इसमें पूछी गई है। तो रोटेटरी माइक्रोटोम, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम, रोलर माइक्रोटोम या टॉप माइक्रोटोम। तो किसका यूज़ करेंगे हम? रोटेटरी माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो हम ये किसके लिए करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि रोटेटरी माइक्रोटोम, मैंने बताया प्रीवियस में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि जो रोटेटरी माइक्रोटोम का यूज़ हम लोग रूटीन हिस्टोलॉजी या रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग में हम लोग करते हैं, टिश्यू कटिंग के लिए रूटीनली, तो रोटेटरी माइक्रोटोम करते हैं, ठीक है। अब क्रायोस्टेट्स की बात आ जाए तो ये फ्रोजन सेक्शन के लिए, ठीक है, ऐसा नाम भी आ सकता है, फ्रोजन अगर आ गया तो आप उसको लिख लो क्रायोस्टेट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ऐसे ही हम लोग अभी क्लिनिकल पैथोलॉजी स्टार्ट कर दिए, तो हम अभी सीमेन एनालिसिस लेके आने वाले हैं, ठीक है। सीमेन, CSF, जो अभी कुछ बचे क्लिनिकल बचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लिनिकल से पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्लिनिकल को पूरा लेके आते हैं, और आप हीमाटोलॉजी के तो वीडियो सारे के सारे अपलोडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए हो गया, हीमेटो हो गया हमारा, माइक्रो हो गया और हिस्टो हो गया, और लगभग हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी तो चल ही रहा है। उसके बाद बचा है हमारा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो वो भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, ठीक है। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं लगती है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। हम ऐसे ही ऐसे एक्सपर्ट और नॉन स्टॉप क्लासेस लेके आ रहे हैं, ताकि आपका जो होने वाली एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें अचीवमेंट मिल सके, ठीक है। तो अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करें, और कमेंट तो आपको करना ही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।